गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस। और ओजेनेसिस में ओवम का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है इन ह्यूमंस। और ओजेनेसिस के बारे में एक बात जान लेनी ज़रूरी है कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ओके। और ये इसका एंड कब होता है? देखिए, इसका एंड होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। सोच लीजिए आप, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे जब वो बेबी गर्ल जो है वॉम्ब में है, तब तो इसका इनिशिएशन हुआ है और इसका फाइनल कंप्लीशन होता है, यानी मियोसिस 2। बिकॉज आपको तो पता है कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस से होगा, क्योंकि हम डाइप्लॉइड हैं। तो मियोसिस की कौन कौन सी स्टेजेस हैं? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो बेबी गर्ल होती है उसमें मियोसिस 1 इनिशिएट हो जाता है। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और जब वो गर्ल प्यूबर्टी के पास होती है, जब उसका प्यूबर्टी स्टेज चल रहा होता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाता है, उसके बाद जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन में जो ओवम बाहर आता है, उस ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तब जा कर के मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। तो देखिए, मियोसिस 1 कब स्टार्ट हुआ? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जाके मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। तो कितना लंबा ये चलता है ओजेनेसिस, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, इट हैज़ अ डिस्टिंक्शन विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में और ओजेनेसिस में। तो इसी बात को समझते हुए आगे चलते हैं। तो oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells or oogonia are formed within each ovary। तो हमको पता है कि फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जो oogonia है, नाम क्या है? oogonia। oogonia क्या है? गैमेट मदर सेल्स, यानी यही आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। कितने होते हैं ये? लगभग 1 से 2 मिलियन होते हैं एक ओवरी में, ठीक है ना? 1 से 2 मिलियन। तो इसके बाद कोई भी नया ऊगोनिया डेवलप नहीं होता है। मतलब जो भी ऊगोनिया डेवलप होने हैं या गैमेट मदर सेल्स डेवलप होने हैं एक ओवरी में मल्टीप्लिकेशन करके, वो बर्थ से पहले ही जो गर्ल है वो डेवलप कर लेगी। बर्थ के बाद कोई भी नया गैमेट मदर सेल आगे जो जीवन उसका पड़ा है, जो लाइफ उसकी पड़ी है, उसमें वो नहीं बनाएगी, ठीक है ना? तो जितने उसको गैमेट मदर सेल्स लेके आने होते हैं वो अपने साथ लेके आती है। लेकिन मेल्स के केस में क्या होता है? मेल्स के केस में जो मल्टीप्लिकेशन है स्पर्मेटोगोनिया का, वो चलता रहता है, ठीक है ना? प्यूबर्टी के बाद वो चलता रहता है। तो लेकिन फीमेल अपने साथ लेके आती है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेट में ही जब बच्ची का डेवलपमेंट चल रहा है फीमेल का इन द वॉर्म, मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। हमको मालूम है मियोसिस होना है, तो मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में ये जो डिवीज़न है रुक जाता है, टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। यानी जितने भी गैमेट मदर सेल्स थे ओवरी के अंदर, सभी के अंदर मियोसिस 1 इनिशिएट हो गया। लेकिन मियोसिस 1 का जो प्रोफेस 1 है, उसी में सारे के सारे जितने भी गैमेट मदर सेल्स थे, उनका जो डिवीज़न है वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट का मतलब रुक गया। और इस स्टेट को अब हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। तो अब वो किस में डेवलप हो गया है? चेंज हो गया है प्राइमरी oocyte में। ये जो प्राइमरी oocytes हैं, they get surrounded by a layer of granulosa cells and now they are called as primary follicle। तो प्राइमरी oocyte में वो सेल है जिसमें मियोसिस 1 चल रहा है, जो कि पॉज्ड है। और अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स आ जाएंगे, और अब इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। तो कुछ सेल्स उसको सराउंड कर लेते हैं, ओवरी में से ही वो सेल्स आते हैं और वो हमारे ऊगोनियम को
जिसके अंदर मियोसिस 1 चल रहा है उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, और अब ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। देख लेते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे प्राइमरी फॉलिकल कहाँ है। देखिए दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। लुक हियर, हियर इनसाइड वी सी, यहाँ पर क्या है, हियर वी सी द गैमेट मदर सेल which is undergoing meiosis 1. ओके, सो इट इज़ नाउ प्राइमरी oocyte। अब ये क्या है, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte को सराउंड किसने किया हुआ है, ग्रेनुलोसा सेल्स ने। ये रहे ग्रेनुलोसा सेल्स चारों तरफ इसके, तो ग्रेनुलोसा सेल्स ने सराउंड किया हुआ है। तो अब ये बन चुका है प्राइमरी फॉलिकल। अब आगे चलते हैं वापस पिछले पेज पर। ओके, क्या होगा, बेबी का जो है जन्म हो जाएगा, वो बर्थ ले लेगी। अब उसके पास बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना, हर ओवरी में। अब क्या होगा कि प्यूबर्टी आते आते बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक कोई भी उसके अंदर डिवीज़न नहीं होगा आगे, प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज में ही रहेगा वो प्यूबर्टी आने तक। होगा क्या कि इन सेल्स का नंबर कम होता चला जाएगा, बिकॉज टाइम बहुत है ना। 10 से 12 साल की एज में आप गर्ल्स में देखते हो कि प्यूबर्टी आती है, ठीक है ना। तो इतने साल 10 से 12 साल वेट करने के दौरान जो इनका नंबर है वो कम होता चला जाएगा, और अब एट प्यूबर्टी 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ओवरी। हर ओवरी में 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी फॉलिकल रह जाएंगे, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पर अब क्या होगा, इन प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ नए ग्रेनुलोसा सेल्स भी आ जाएंगे और एक एक्सटर्नल थीका भी फॉर्म हो जाएगी। थीका का मतलब कवरिंग। तो अब इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल कंटेन्स one layer of granulosa cell around them, but the secondary follicles contain 2 or 3 layers of granulosa cells and then a theca around them. तो ये डिफरेंस है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स का जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। देखते हैं इसमें डायग्राम में कहाँ है सेकेंडरी फॉलिकल। हियर इज द सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, ये हमारे सामने सेकेंडरी फॉलिकल है, जिसमें आप देखो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर कितनी ज़्यादा बन चुकी हैं। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल है। और ये बताओ प्राइमरी फॉलिकल कब बना था? प्राइमरी फॉलिकल बना था इन द वॉम्ब, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था। और ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है, सेकेंडरी फॉलिकल ये कब बना? ये बना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो कितना टाइम हो गया, और अब जो नंबर है वो काफ़ी कम हो गया है ना। प्राइमरी फॉलिकल्स कितने रह गए? बहुत ही कम रह गए। तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a flood filled cavity called antrum. तो अब क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी बन चुका है, और सेकेंडरी फॉलिकल अब कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल में, जिसमें आप देखेंगे एंट्रम का डेवलपमेंट। अब एंट्रम क्या है? एंट्रम इज़ अ फ्लड फिल्ड कैविटी। तो होगा क्या कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे सेकेंडरी फॉलिकल में, ये फ्लड रिलीज करेंगे, और उस फ्लड के होने की वजह से एक स्पेस बनता चला जाएगा, और इस स्पेस वाली कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम। और जो थीका है, जो कि बनी थी सेकेंडरी फॉलिकल में, यानी जो कवर बना था बाहर से, वो अब कन्वर्ट होगा थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। तो दो थीका हो जाएंगी, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल? सेकेंडरी फॉलिकल कंटेन्स 1 थीका and 2 or 3 layers of granulosa cells, whereas the tertiary follicle contains theca externa, theca interna, as well as the granulosa cells of 3 to 4 layers of granulosa cells,
and as well as antrum. तो एंट्रम इज व्हाट, इट इज फ्लड फिल्ड कैविटी, और वो फ्लड कहाँ से आया, ग्रेनुलोसा सेल्स से ही आया। तो अब इसको ज़रा डायग्राम से देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर कहाँ है, यस हियर, टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, दिस इज़ द टर्शरी फॉलिकल। एंड देखिए ये टर्शरी फॉलिकल की पहली स्टेज है दिस, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट सेकंड स्टेज। आगे देखिए टर्शरी फॉलिकल जो है और डेवलप हो गया है। तो टर्शरी फॉलिकल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एंट्रम का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, और देखो अब एंट्रम खूब डेवलप हो गई है। मतलब ये अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर फ्लड भरा हुआ है, फ्लड। फ्लड आया कहाँ से, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इन्होंने ही ये फ्लड रिलीज़ किया है, और ये कैविटी बन गई है, फ्लड फिल्ड कैविटी। तो इसको हम एंट्रम कहते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा, ग्रेनुलोसा सेल मिलेंगे, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना एंड एंट्रम, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, यस। क्या सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, यस। क्या टर्शरी फॉलिकल के शुरुआती स्टेज में क्या उसके पास प्राइमरी oocyte है, हाँ। प्राइमरी oocyte क्या है, प्राइमरी oocyte वो oocyte है जिसने मियोसिस 1 में एंट्री कर रखी है, बट वो अरेस्टेड है, रुका हुआ है, पॉज्ड है, ठीक है ना। अब मियोसिस 1 कौन से स्टेट में रुका हुआ है, प्रोफेस 1, ठीक है। और प्रोफेस 1 में भी कौन सा, हम जानते हैं प्रोफेस 1 में 5 स्टेजेस होती हैं, तो कौन सा, प्रोफेस 1 का डायाकाइनेसिस, प्रोफेस 1 के डायाकाइनेसिस में रुका हुआ है हमारा मियोसिस 1। तो प्राइमरी oocyte किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें, ठीक है ना, प्राइमरी oocyte है। अब क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो है वो आगे पढ़ते हैं। When the tertiary follicle is developed, then at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। तो जो मियोसिस 1 है वो अब जाकर के कंप्लीट होगा, कब, जब टर्शरी फॉलिकल की स्टेज आ जाएगी, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। और अब क्या होगा हम देखेंगे, अनइक्वल डिवीज़न होता हुआ। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीज़न होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, कितने, 2, और दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन ओजेनेसिस में प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, और ये पोलर बॉडी पहली पोलर बॉडी कहलाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, बिकॉज आगे चल के जब मियोसिस 2 होगा तो उसमें भी एक पोलर बॉडी फॉर्म होगी, तो वो कहलाएगी सेकेंड पोलर बॉडी, ओके। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तब ये अनइक्वल होता है, एक सेल तो लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। जो लार्ज सेल होता है that is called as the secondary oocyte, and the small tiny cell which contains very less cytoplasm is called as the first polar body, that you have to remember। next page check करते हैं। okay, now the secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। तो जो प्राइमरी oocyte में साइटोप्लाज्म था उसका ज़्यादातर हिस्सा सेकेंडरी oocyte के पास है, और इसका एडवांटेज क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइजेशन के इवेंट तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है, और आगे चल के जो फ्यूचर जाइगोट और फ्यूचर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो वो बेहतर तरीके से हो सकता है ना इससे। तो इसीलिए इसका एडवांटेज भी है। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी वो उसका फिर आगे चल के कोई रोल नहीं है, ठीक है ना।
वो बेकार है एक तरीके से, ठीक है ना। उसके अंदर क्रोमोसोम्स तो हैं 23, बट क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, तो उसका आगे चल के कोई रोल नहीं है। अब क्या होगा, अब देखो, अब जो टर्शरी फॉलिकल है, इट फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल विच इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। तो अब हमें ध्यान रखना है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इट इज़ द मैच्योर फॉलिकल। ये वो फॉलिकल है जिसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ना ओवम। ये ओवम रिलीज हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो इस ओवम के अंदर क्या है, इस ओवम के अंदर सेकेंडरी oocyte है। ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यहाँ पर क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte। ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर इनिशियल स्टेट में क्या है, प्राइमरी oocyte है। जब टर्सरी फॉलिकल डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तब उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, और क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, ठीक है ना। तो वो सेकेंडरी oocyte वाला टर्सरी फॉलिकल अब आगे चल के मैच्योर होके क्या बना रहा है, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, इसमें जो सेकेंडरी oocyte है उसकी एक मेम्ब्रेन तैयार हो जाती है नई, जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो सेकेंडरी oocyte को अब जोना पेल्यूसिडा नाम की एक मेम्ब्रेन कवर कर लेगी। देखो, सेकेंडरी oocyte के पास क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यस, तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या आ जाएगा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है ना, जोना पेल्यूसिडा आ जाएगी उसके बाहर। तो ये एक बढ़िया, हम एक नया फीचर हम यहाँ देखेंगे। अब क्या होगा, एट दिस स्टेट वी सी दैट द ग्राफियन फॉलिकल ruptures and the secondary oocyte or ovum is released by the ovary, and that process is called as ovulation। तो अब हमें ध्यान रखना है कि क्या सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हर मंथ एक साथ डेवलप होंगे, या 60 से 70 हज़ार या 80 हज़ार जो प्राइमरी फॉलिकल थे प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, क्या ये प्यूबर्टी कंप्लीट होते ही एक साथ डेवलप हो जाएंगे क्या, ऑल नो, हर मंथ एक प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप होता है, ठीक है ना, और वो आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल फॉर्म करता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप ये कर देखें कि सारे प्राइमरी फॉलिकल्स एक साथ डेवलप हो जाए, नहीं, ये स्टेजेस में होने वाला प्रोसेस है। तो हर मंथ हमको एक ग्राफियन फॉलिकल मिलता है जिससे एक ओवम रिलीज होता है। तो अब इसका ज़रा एस्टिमेट लगा लो कि टोटल कितने ओवम रिलीज़ होंगे ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द फीमेल। तो अगर हम मान लें कि जो मीनोपॉज है वो 50 की स्टेज में सपोज़ आ गया है, और 10 की एज में मान लीजिए जो मेंस्ट्रुएशन है वो शुरू हुआ था। मीनोपॉज का मतलब क्या है कि अब जो है मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और मीनार्क, MENARCHE, मीनार्क वो स्टेज है जब हम ये कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, MENARCHE, मीनार्क। सपोज़ ये मीनार्क हुआ 10 में, और मीनोपॉज है ना, ये हुआ 50 में सपोज़। वैसे 50 to 55 के आसपास इसको रेंज लेके चलते हैं इसकी, हम 50 में लेके चल रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो कितने साल, 40 साल। अगर 40 साल मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, हर साल 12 ओवम रिलीज़ हो रहे हैं, ओके। तो टोटल कितने ओवम चाहिए फीमेल को रिलीज़ करने के लिए, है ना, तो लगभग 480 के आसपास, ओके, 480। तो बहुत ज़्यादा ओवम की रिक्वायरमेंट नहीं है एक फ़ीमेल की लाइफ में। तो सफिशिएंट प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अगर 60 to 80,000 भी होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो सफिशिएंट, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो वो सफिशिएंट है फीमेल के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ये जो ओवम आ रहा है, इस ओवम में क्या है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाकर के, जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा लेयर को डिग्रेड करता हुआ अपने न्यूक्लियस को फीमेल के सेकेंडरी oocyte के अंदर भेज देगा,
तब जा कर के मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, है ना। और मियोसिस 2, अच्छा मियोसिस 2 की बात कर लेते हैं। देखिए मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है किस में, टर्सरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है टर्सरी फॉलिकल में, और अब मियोसिस 2 शुरू हो गया होगा। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2। अब ये मियोसिस 2 भी जो है सेकेंडरी oocyte में ये चल रहा है, और ये भी पॉज हो जाएगा कहाँ पर, मेटाफेस 2, मेटाफेस 2। तो हुआ क्या, टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बने। सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 शुरू किया, और मियोसिस 2 कहाँ पे आके रुक गया, कहाँ पे आके पॉज हो गया, मेटाफेस 2 में। तो यानी हमारा जो ओवम है इसमें जो सेकेंडरी oocyte है, इसका जो मियोसिस है वो अब पॉज्ड स्टेट में है, और कौन सी स्टेज में रुका हुआ है, मेटाफेस 2 में। और अब ये मेटाफेस 2 फाइनल कंप्लीट कब होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब पेनिट्रेशन होगा ओवम का इन द सेकेंडरी oocyte या इन द ओवम, सॉरी जब स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा ओवम में, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। और हम देखेंगे सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन और ऊटिड का फॉर्मेशन। तो फाइनली क्या बनता है, ऊटिड, ये ऊटिड है ना। और क्या बनेगा, प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ऊटिड और स्पर्म, ये फ्यूजन करेंगे, ठीक है ना। तो ऊटिड का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस ये फ्यूज करेंगे, और क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट विल बी फॉर्म। तो इस तरह से जाके हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट होगा हमारा जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है। तो एक बार जब ये ओवोलेशन हो गया, ओवोलेशन मतलब ओवम का रिलीज, तो आप उसके बाद देखोगे कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स हैं, जो उसके बचे कुचे भाग हैं, जिसमें ग्रेनुलोसा सेल हैं, जिसमें एंट्रम था, ठीक है ना, जिसमें थीका थी। तो क्या होगा, ये बचा कुचा पार्ट जो है इसका पिगमेंटेशन हो जाएगा येलो, ठीक है। और ये येलो कलर्ड का कॉर्पस ल्यूटियम हम डेवलप होता हुआ देखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज बढ़ता हुआ देखेंगे, डेवलप होता हुआ। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन, इसको रिलीज करेगा। और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा, तो प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल कंडीशंस क्रिएट करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन है वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बस्ट हो गया, जब ग्राफियन फॉलिकल बस्ट हो गया उसके बाद ओवम बाहर आ गया तो ये बेकार हो गया। इसने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया जो कि येलो कलर्ड होता है, पिगमेंटेड होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ करता है, फिर जिससे आगे फर्दर प्रेगनेंसी की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है इसने प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ किया, ठीक है ना। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है जिससे कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो गई है, कंडीशंस बेटर हो गई हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन मान लीजिए ये जो ओवम है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, मान लीजिए स्पर्म्स नहीं आए या स्पर्म्स ने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अब डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये क्या बनाएगा, अब ये छोटी सी बॉडी बनाएगा जिसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। So corpus luteum becomes small and it converts into a degenerate white body। तो इसका कलर कैसा होगा कॉर्पस एल्बिकेंस का, वाइट, ठीक है ना। इसका कलर कैसा था ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम का, येलो। सो वी सी फाइनली कॉर्पस एल्बिकेंस।
तो ये सारी स्टेजेस हैं जो हमको ध्यान करनी है, याद रखनी है, जो ओवरी के अंदर हमको देखने को मिलती हैं और जो oogenesis में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ज़रा डायग्राम को। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में कंपैरेटिव स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है और स्टडी करने के लिए। तो आइए इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ सेंटर में आपको बताया गया है क्रोमोसोम नंबर्स के बारे में। लेफ्ट साइड में स्पर्मेटोजेनेसिस है, राइट साइड में oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जबकि oogenesis कब स्टार्ट होती है? फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाती है। फीटल लाइफ में देखो oogenesis में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है माइटोसिस से। तो सेल्स अपना नंबर बढ़ा रहे हैं माइटोसिस से, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता है? प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है। जो प्राइमरी oocytes जो हैं आगे चल के क्या करते हैं? मियोसिस 1। तो प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस 1 है वो कौन से स्टेट में रुक जाता है? प्रोफेस 1 में। और प्रोफेस 1 में कौन सी स्टेज? डायाकाइनेसिस 1। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं फिर वो देखिए यहाँ पे दिखाया गया बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी। इतनी सारी स्टेजेस को क्रॉस करके प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चल के फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप होते हैं। और प्यूबर्टी के टाइम तक कितने रह जाते हैं? 60 से 80 हज़ार। उसके बाद फिर क्या होता है? जो टर्शरी फॉलिकल स्टेज आती है उसमें जा कर के जो हमारा मियोसिस 1 है ये कंप्लीट होता है। टर्शरी फॉलिकल के डेवलपमेंट के टाइम पर ये कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में भी मियोसिस 2 शुरू हो जाता है लेकिन वो मेटाफेज 2 में जाके पॉज हो जाता है। और कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट होता है जब ये फर्टिलाइज होता है ओवम के फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, ठीक है ना। और जब ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है एट दैट टाइम इट इज़ कंप्लीटेड एंड वी सी द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड द ooted, ठीक है ना, ooted का फॉर्मेशन। तो ओवम की जगह अगर हम इसको सही नाम दें ooted नाम आपको यहाँ यूज़ करना चाहिए, जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ooted इज फॉर्म्ड एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड व्हेन ओनली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंडरी oocyte किस में होता है? ग्राफियन फॉलिकल में होता है, ठीक है ना। और फिर वो ओवम के अंदर पाया जाता है और ओवम जब फर्टिलाइज होता है तब वो कन्वर्ट करता है अपने आप को किस में? ooted में और सेकेंड पोलर बॉडी में। और ooted के साथ कौन फिर फर्टिलाइजेशन पूरा करता है? स्पर्म न्यूक्लियस। एंड देन ooted का न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो दिस इज द oogenesis and spermatogenesis is very easy. Here unequal cells are not formed. प्राइमरी देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन। इट मीन्स माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ा रहे हैं और स्पर्मेटोगोनिया लाइफ लॉन्ग अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे? फर्स्ट मियोसिस के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 कर लेंगे तो स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो सर्टोलाई सेल के हेल्प से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे और ये फाइनल हो जाएगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं जो नेक्स्ट पार्ट में फर्टिलाइजेशन वाला जो पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर। तो आइए इसको पढ़ते हैं ज़रा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, बिकॉज ये भी रिलेटेड टॉपिक है इसके साथ ही। तो इसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में देखिए कोपुलेशन के टाइम पर यानी कॉइटस के टाइम पर जो सीमेन रिलीज होते हैं पेनिस के द्वारा वेजाइना में, जिसको हम इंसेमिनेशन का प्रोसेस कहते हैं, व्हेन द स्पर्म्स आर रिलीज्ड, है ना, देन द इंसेमिनेशन टेक्स प्लेस। तो जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं दे स्विम रैपिडली एंड देन दे पास द सर्विक्स रीजन। ओके, वेजाइना के आगे क्या है? सर्विक्स है और फिर सर्विक्स के बाद क्या है? यूटेरस है। तो वो यूटेरस तक पहुंच जाते हैं। फिर यूटेरस से फिर कहाँ जाते हैं? यूटेरस से आगे जाते हैं फेलोपियन ट्यूब की तरफ। फेलोपियन ट्यूब में दे रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जोन है वहाँ पर जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है।
ठीक है ना, ये वो जोन होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पोलरी रीजन। अगर ओवम और स्पर्म साथ साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस होगा, सिंक्रोनाइज मतलब साथ के साथ पहुँचेंगे, तभी जा करके ये होगा। इसीलिए हम देखते हैं दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल द कोपुलेशंस लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसलिए हम देखते हैं कि सारे कोपुलेशंस फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाते, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखिए स्पर्म का फ्यूज़न ओवम के साथ क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंड फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पर्म है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्पर्म्स, दे कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। लेट्स चेक द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द स्ट्रक्चर। सो क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको ओवम के स्ट्रक्चर में। देखिए सबसे बाहर तो हमको दिखाई दे रहे हैं ये सेल्स, बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवम के बाहर ये कोरोना रेडिएटा है, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा जो ये बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन कलर्ड, लाइट ग्रीन कलर्ड। उसके बाद फिर अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर एक लेयर दिखाई दे रही है विच इज़ नॉन सेलुलर। ध्यान रखिएगा जो कोरोना रेडिएटा है वो सेल्स से बनी हुई है, यानी ये सेल्स हैं, जबकि ये लेयर है नेक्स्ट डार्क ग्रीन, ये है जोना पेल्यूसिडा, इट इज़ नॉन सेलुलर, ये सेल की नहीं है। तो जोना पेल्यूसिडा जो है ये बाहर से कवर करती है ओवम को। ओवम में फिर आपको दिखाई देगा पेरीविटिलाइन स्पेस जो पिंक कलर्ड है, और उसके बाद फिर आपको दिखाई देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर, ये वाली जो लेयर है, दिस लेयर इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, दिस लेयर, ये। तो इस तरह से है। कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोबारा बताता हूँ, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। पिंक कलर वाला क्या है, पेरीविटिलाइन स्पेस, ग्रीन डार्क ग्रीन क्या है, जोना पेल्यूसिडा, और ये लाइट ग्रीन क्या है, कोरोना रेडिएटा, और फिर अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम ऊप्लाज्म भी बोलते हैं। इस ऊप्लाज्म में क्या है, इस ऊप्लाज्म में ओवम का न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं हम इसको, और साथ में सेकेंडरी oocyte तो है हमको पता है, और साथ में ना अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सेकेंड पोलर बॉडी भी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। अभी तो स्टार्टिंग में सेकेंडरी oocyte रहेगा, लेकिन आगे चल के सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी, जो कि किसी काम की नहीं है। तो अब आप देखोगे कि जो स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस, जो स्पर्म का हेड है, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्म के हेड में एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम स्पर्म हेड में, और ये एक्रोजोम होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म लाइसेंस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्रोजोम रिलीजेस सम एंजाइम्स विच आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ओके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, एंड दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज स्पर्म लाइसेंस, स्पर्म लाइसेंस, बिकॉज ये ना जो आउटर सरफेस है कोरोना रेडिएटा का, जोना पेल्यूसिडा का, इसको ब्रेक डाउन करने में काम आते हैं। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं किसमें थे, एक्रोजोम में, और एक्रोजोम से बाहर निकलते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, स्पर्म लाइसेंस कौन कौन से एंजाइम से बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उनका नेचर है। तो पहला एंजाइम है हाइलुरोनिडेस, HYALURONIDASE, first enzyme which is present in the acrosome is the hyaluronidase, ठीक है ना। it dissolves the cementing substance of corona cells resulting in their separation। तो यानी जो कोरोना के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर, इनको ब्रेक करने का काम ये हाइलुरोनिडेस करेगा। उसके बाद सेकंड एंजाइम जो है वो होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये होते हैं। ये क्या करते हैं, दे ब्रिंग अबाउट द डीजेनरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग कोरोना सेल्स। कुछ ऐसे कोरोना सेल्स भी होते हैं जो चिपके रह जाते हैं आपस में हाइलुरोनिडेस के एक्शन के बाद, उनको हटाने का काम, उनको डीजेनरेट करने का काम इनका है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का। थर्ड एंजाइम दैट वी विल फाइंड आर
एक्रोसिन और जोना लाइसिन। तीसरा एंजाइम जो हमको मिलेगा वो है एक्रोजिन या जोना लाइसिन, जो एक्रोसोम में प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा, एक्रोजिन ये जोना पेल्यूसिडा को डीजेनरेट करने का काम करेगा, यानी जो डार्क ग्रीन कलर वाली जो लेयर दिखाई दे रही है इसको डीजेनरेट करने का काम एक्रोसिन या जोना लाइसिन करेगा। तो देखिए, जैसे ही स्पर्म हेड कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा के और वो उसको डीजेनरेट करता है तो स्टार्ट हो जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है ना, एंड जो किसी दूसरे स्पर्म की एंट्री है वो प्रोहिबिट हो जाती है, वो नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ऐसा होने से जो हमारी ये स्पर्म की एंट्री एक बार हो गई तो दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, इससे मोनोस्पर्मी अचीव होती है। मोनोस्पर्मी, मोनोस्पर्मी का मतलब होता है कि एक ही स्पर्म जो है वो अपना फंक्शन करेगा, दूसरा स्पर्म आके हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा, तो एक स्पर्म से ही काम हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना था। तो इसमें यहाँ ये सब बताया गया है नीचे वाले पार्ट में, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एडिशनल स्पर्म्स आर नॉट entering into the ovum once the zona pellucida is penetrated। तो उसके बाद जो है फिर वो उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है और जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे स्पर्म को फिर एंटर होने नहीं देती। तो ये यहाँ पर भी आप देख लेंगे इस वाले पार्ट में। और जैसे ही आपको पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही जो मियोसिस है, मियोसिस 2 वो कंप्लीट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे कन्वर्ट होता है किसमें, ऊटिड में और सेकंड पोलर बॉडी में, है ना। तो ऊटिड का फॉर्मेशन ये रहा और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये ऊटिड है, ये आगे चल करके इसका जो न्यूक्लियस है वो और स्पर्म का न्यूक्लियस वो आगे चल के जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इससे रिलेटेड था। हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये डायग्राम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सब अच्छे से ड्रॉ करिएगा अपनी कॉपी में। देखिए, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है ना। तो सेकेंडरी oocyte जो है या ओवम, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल के आने वाला है। तो देखो ये रहा वो ओवम, जिसमें आपको बाहर कोरोना रेडिएटा दिखाई दे रही है। जो ओवम का डायग्राम हमारी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है उसी को आप देख लो ठीक से, तो आपके समझ में आ जाएगा। कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा के अंदर फिर जोना पेल्यूसिडा होगी, जोना पेल्यूसिडा के अंदर फिर क्या होगा, पेरीविटलाइन स्पेस होगा, पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या होगा, ये अंदर जो है ये ऊ प्लाज्म होगा, ठीक है ना। और फिर ये क्या है, सेंटर में सेकेंडरी oocyte है, ठीक है ना। तो ये तो अपना ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद हमको ध्यान देना है कि ये जो क्यूमुलस oophorus है ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये कनेक्ट कर रहा है। ये जो क्यूमुलस oophorus है ये ग्रेनुलोसा सेल से ही बना हुआ है, और ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है बाकी के जो हमारा ओवम है उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ। तो देखो ग्रेनुलोसा सेल्स कहाँ पर हैं, बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स ने लेयर बनाई हुई हैं, 3 से 4 लेयर हैं चारों तरफ, ठीक है ना। इस ग्रेनुलोसा सेल्स की ही एक नेक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, क्यूमुलस oophorus, और फिर उससे हमारा बाकी ओवम जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब ग्रेनुलोसा सेल्स के ठीक बाहर की तरफ आपको दिखाई देगी थीका इंटरना। तो ये रही थीका इंटरना बाहर की तरफ, ये वाली, और उसके बाद फिर आपको दिखाई देगी थीका एक्सटर्ना। तो थीका एक्सटर्ना ये रही बाहर की लेयर, ठीक है। और फिर दोबारा देखते हैं
ये जो अंदर की फ्लड फिल्ड कैविटी है ये क्या है, एंट्रम। और ये एंट्रम में जो फ्लड आया ये किसने रिलीज़ किया, ग्रेनुलोसा सेल्स ने ही रिलीज़ किया। तो हमारे लिए ना ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफियन फॉलिकल का, जो सब अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।